नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट श्रृंखला में। ये 32वां टेस्ट है। इसमें हम आज 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के सहित सॉल्व करेंगे। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों की पहचान करनी है, यानी जो व्याकरण और वर्तनी दोनों ही दृष्टि से शुद्ध वाक्य है वो इसमें से कौन कौन से हैं। तो चारों वाक्य को आप एक एक करके पढ़िए और उसमें अशुद्धियां ढूंढने का प्रयास कीजिए। मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, किस तरह का वाक्य है? ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। उसने मेरा गाना और घर देखा, तो दो क्रियाएं हैं और उस हिसाब से जो है उसके साथ जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो गलत हुआ है। वे परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं, ये भी वाक्य गलत हुआ। क्यों? क्योंकि परस्पर और एक दूसरा शब्द दोनों एक साथ आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हुआ। वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये जो है वाक्य सही है। तो इस तरह से 1 और 4 इसमें सही है और 2 और 3 इसमें गलत हैं। अब 2 और 3 को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे हम? उसने मेरा गाना सुना, यानी गाना के लिए क्या आ गया? सुनना आ जाएगा। और घर देखा, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग क्रियाएं हैं। फिर वे परस्पर मित्र हैं, या तो इस प्रकार लिखा जा सकता है या ये लिखा जा सकता है वे एक दूसरे के मित्र हैं। लेकिन परस्पर और एक दूसरे, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं, एक ही अर्थ देते हैं, इसलिए एक साथ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। इसमें से कौन कौन से शब्द अशुद्ध हैं ये हमको देखना है। प्रातकाल कैसा शब्द है? गलत है। दुख, दुख भी गलत लिखा हुआ है। अद्योपतन, ये भी गलत लिखा हुआ है। साम्राज्ञी कैसा शब्द है? ये बिल्कुल सही शब्द है। अंतकरण कैसा शब्द है? गलत शब्द है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही होगा। केवल चौथा जो शब्द है साम्राज्ञी, ये जो है सही है। अब जितने भी गलतियां थी वो सभी क्या थी? विसर्ग का प्रयोग ना करने के कारण जो है उनमें वर्तनी अशुद्ध थी। किस प्रकार से? कुछ अन्य उदाहरणों के साथ समझते हैं। प्रातकाल की जगह शुद्ध क्या होना चाहिए था? प्रातःकाल। अतएव, अतएव शुद्ध होता है। अतः एव अगर इसको लिखे तो गलत होगा। इसी प्रकार दुख का जो है विसर्ग लगना यहाँ पर जरूरी, दुख हो जाएगा। निश्वास में नि जो है यहाँ पर भी विसर्ग का प्रयोग होगा, प्राय की जगह प्राया। निकंटक की जगह सही शब्द क्या होगा? निष्कंटक। निसंदेह की जगह निस्संदेह या निसंदेह, विसर्ग भी लगाया जा सकता है। अद्योपतन की जगह अधःपतन सही शब्द होगा। निसंदेह देखिए इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और अंतकरण की जगह अंतःकरण विसर्ग के साथ जो लिखा जाएगा ये जो है शुद्ध होगा। अगला
प्रश्न देखते हैं, पराधीन सपन्यों सुख नाही, उपर्युक्त वाक्य में पराधीन का क्या अर्थ है? तो पराधीन का इसमें क्या अर्थ होगा? पराधीन मतलब होता है जो गुलाम हो, जो दूसरे के अधीन हो। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, वह जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पराधीन। कुछ अन्य वाक्यांश के लिए एक शब्द का उदाहरण देखते हैं। सागर में लगने वाली जो अग्नि होती है उसको क्या कहते हैं? बड़वा नल या बड़वाग्नि कहते हैं। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक को क्या कहा जाता है? अधिनायक कहा जाता है। सर्व युगानुकूल या जो हमेशा विद्यमान रहता उसके लिए एक शब्द क्या है? शाश्वत। संपूर्ण से संबंधित के लिए एक शब्द क्या है? समष्टि मूलक। आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक को क्या कहते हैं? करकच कहा जाता है। समान रूप से ठंडा और गर्म, उसके लिए एक शब्द क्या है? समशीतोष्ण। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा। समान उम्र वाले लोगों को समवयस्क या समायु कहते हैं। समाज से संबंधित कोई भी चीज़ हो तो वो सामाजिक कहलाती है। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो वर्ग होता है उसको मध्य वर्ग कहते हैं। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसके लिए एक शब्द क्या है? युद्धपोत। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दो जोड़े दिए हुए हैं, 1 और 2। इसमें से हमको देखना है कि कौन कौन से युग्म सही हैं समानार्थी की दृष्टि से। हेम का अर्थ क्या यज्ञ होता है? नहीं होता है। और होम का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण नहीं होता है, यानी पहला युग्म तो गलत हो गया। श्रवण मतलब क्या होता है? भिक्षु, सही है। और श्रवण का मतलब सुनना। ये क्या है? समोच्चारित शब्द हैं जो एक देश से सुनने में लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर क्या सही होगा? केवल 2 ऑप्शन जो है सही होगा। पहला क्यों गलत था? क्योंकि हेम का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण या सोना होता है। और होम का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। कुछ अन्य अनेकार्थी शब्दों को देखते हैं। हरि, हरि के कई सारे अर्थ होते हैं। हाथी, विष्णु, पहाड़, सिंह, इंद्र, घोड़ा, सर्प, बंदर, वानर, मेढक, यमराज, शिव, कृष्ण, किरण, कोयल और हंस, ये सभी हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। हर के महादेव, अग्नि, गधा और भाजक जो है अनेकार्थी हो गए। सिलीमुख आपने देखा होगा, प्रायः भौरे का पर्यायवाची तो आप जानते हैं। इसके अलावा बाण और मूर्ख का भी ये पर्यायवाची शब्द होता है। इसी प्रकार से सिखी, यहाँ पर खा पर बड़ी की मात्रा याद रखिएगा। बैल, अग्नि, मयूर, पुरुष और मुर्गी, इनका समानार्थी या अनेकार्थी होता है शिखा। चोटी, ज्वाला, शाखा, दीपक की लौ को शिखा कहते हैं। संबर के अनेकार्थी हैं जल, बादल, चित्र, युद्ध और व्रत। शंकु के अनेकार्थी हो जाएंगे कील, बाण की नोक और विष। व्योम के अनेकार्थी आकाश, अभ्रक और कल्याण। वेद के अनेकार्थी ज्ञान, विष्णु और व्याख्या। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अनुलोम विलोम शब्दों के युग्म की पहचान कीजिए। कौन कौन से सही हैं या कौन कौन से गलत हैं ये हमको बताना है। सही जितने भी हैं। मनसा का विलोम क्या होगा? कर्मणा, क्योंकि मनसा का मतलब जो मन से किया जाए और कर्मणा का मतलब जो है कर्म से। तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। सुदिन मतलब अच्छे दिन और दुर्दिन का मतलब बुरे दिन, तो ये भी जो है जोड़ा सही हो गया। उन्नयन का मतलब जो है ऊपर की ओर उठना, उन्नति करना। और अवनयन का मतलब जो है नीचे की ओर गिरना, तो ये भी जो है ठीक हो गया जोड़ा। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। और इंद्रियासक्त, जो खुद जो है इंद्रियों के वश में हो, तो ये भी जोड़ा जो है बिल्कुल ठीक है। प्रकाशन का जो है गोपन, प्रकाशन मतलब किसी चीज़ को दिखाना, प्रकाशित करना। गोपन का मतलब छिपाना। तो आप देख सकते हैं चारों ही युग्म यहाँ पर विलोम शब्दों की दृष्टि से बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। कुछ अन्य विलोम शब्दों को देखते हैं। हास का जो है क्या होता है? रुदन होता है। हार का विलोम जीत होता है। हानिप्रद का लाभप्रद। हानि का लाभ। हल्का फुल्का का भारी भरकम। इसके अलावा सुकृत्य का कुकृत्य या दुष्कृत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से सुकृति का मतलब का विलोम हो जाएगा कुकृति या दुष्कृति। सुकीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। सुकाल का अकाल या दुष्काल हो जाएगा। सुकर्म का विलोम कुकर्म या दुष्कर्म हो जाएगा। सुकर का विलोम दुष्कर हो जाएगा। सुअवसर का विलोम कुअवसर हो जाएगा। और सुंदर का कुरूप भी हो सकता है, भद्दा भी हो सकता है, भोंडा भी हो सकता है। ये सभी इसके जो है विलोम शब्द होंगे।
तांडव शब्द का विलोम क्या है? ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल नया शब्द होगा, क्योंकि आप में से अधिकांश ने जो है तांडव का विलोम नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में जिक्र नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, हास, ग्राह्य, सृष्टि और लास्य। तो तांडव शब्द का विलोम क्या होता है? लास्य होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे भी। तांडव शब्द का विलोम लास्य है। पुरुषों के नृत्य को तांडव कहा जाता है और स्त्रियों के नृत्य को लास्य कहा जाता है। इस मामले में जो है ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। इसके बारे में कहा यह जाता है कि शिव और पार्वती ने सबसे पहले मिलकर नृत्य किया था और शिव का जो नृत्य था वो तांडव कहलाया और पार्वती जी का नृत्य जो है लास्य कहलाया। यह लास्य नृत्य 2 प्रकार का होता है, एक छुरित और एक यौवत। कुछ और शब्द जो हमारे विकल्पों में थे उनके बारे में जानते हैं। हास का जो है विकास हो जाएगा, ग्राह्य का ध्येय हो जाएगा और सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। ये हास जो है ह्रास्य है, जिसका मतलब होता है घटना या कम होना। कुछ और विलोम शब्द देखते हैं। सुधा का विलोम क्या हो जाएगा? गरल हो जाएगा, विष हो जाएगा या हलाहल होगा। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। सुदूर का सन्निकट या अदूर। सुगम का विलोम दुर्गम या अगम। सुगंध का दुर्गंध। सुगति का विलोम दुर्गत या फजीहत। सुगंधित का विलोम दुर्गंधित। सुख्यात का विलोम कुख्यात। सुखी का विलोम शब्द हो जाएगा दुखी और सुखान्वित का दुखान्वित। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ निलय है, यानी इसमें से समानार्थी शब्द हमको देखना है कि निलय शब्द किसका समानार्थी है। बाग का, जगत का, घर का या नरक का। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपने घर के पर्यायवाची पढ़े होंगे। घर का जो है एक पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या होता है? निलय होता है। निलय घर का पर्यायवाची होता है। घर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आलय, आवास, शाला, सदन, भवन, वास, निवास, गेह, गृह, निकेतन और स्थान। ये सभी जो है घर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। विकल्प से अन्य शब्दों को देखते हैं। बाग के पर्यायवाची बगीचा, उपवन, उद्यान या चारबाग। जगत का भुवन, लोक, जगती, दुनिया, भव, संसार, जग और विश्व। नरक के पर्यायवाची नरक, यमलोक, यमालय या यमपुर। अगला शब्द क्या है? वनीता। वनीता किसका पर्यायवाची शब्द है या किसका समानार्थी शब्द है? तो वनीता जो है पत्नी का है, पार्वती का है या पुत्री का है या कोयल का है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से आपको सोच के बताना है। तो वनीता शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? पत्नी का। पत्नी के लिए समानार्थी शब्द वनीता का प्रयोग करते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? भार्या, बेगम, दारा, प्राणप्रिया, कलत्र, वधु, वामा, सधर्मणी, अर्धांगिनी, वनिता, जोरू, वामांगनी। ये सभी जो है पत्नी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्री के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तनया, सुता, नंदिनी, लड़की, बेटी, आत्मजा, तनुजा और दुहिता। पार्वती जी के पर्यायवाची शब्द शिवा, रुद्राणी, भवानी, उमा, गिरिजा, गौरी, अपर्णा और अंबिका। कोयल के पर्यायवाची शब्द पिक, कोकिला और कोयकिला। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्सम तद्भव की दृष्टि से शुद्ध युग्मों की पहचान कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तत्सम तद्भव पूछा, यानी तत्सम पहले लिखा होना चाहिए, तद्भव उसका बाद में लिखा होना चाहिए। तभी आप जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है दे पाएंगे। तो देखते हैं एक एक करके। धरती कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। धरित्री जो है उसके बाद आ रहा है, इसलिए जो है ये तत्सम तद्भव का जोड़ा नहीं हुआ। पत्र कैसा शब्द है? तत्सम है और पत्ता उसका तद्भव है, यानी सेकंड जो है यहाँ पर सही होगा। हस्त तत्सम है, हाथ क्या है? तद्भव है, यानी तीसरा भी सही होगा। पत्थर क्या है? तद्भव शब्द है और प्रस्तर उसका जो है तत्सम है, लेकिन जोड़े की दृष्टि से ये गलत हो गया। तो इस तरह से 2 व 3 यानी सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। बाकी जो 2 ऑप्शन थे वो कैसे थे? उनमें तद्भव और तत्सम का संबंध था, ना कि तत्सम और तद्भव का संबंध था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, बाकी 3 आपके सामने तत्सम है, तो इसको पहचानना आसान है। जरा सा इसमें थोड़ा सा सोचिए। लज्जा, ईर्ष्या, पक्ष और नेह, इसमें से
तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? पक्ष, ईर्ष्या और लज्जा, यानी तद्भव क्या हो गया? नेह हो गया। नेह का तत्सम क्या होगा? नेह का जो है तत्सम जो है स्नेह शब्द होगा। बाकी विकल्प देखते हैं। लज्जा का जो है तद्भव क्या होगा? लाज होगा। पक्ष का पंख होगा। ईर्ष्या का रीस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची एक को सूची दे से सुमेलित करना है। सूची एक में कुछ वाक्य दिए हैं और उसमें जो विशेषण का प्रयोग हुआ वाक्य में वो किस प्रकार का है, ये सूची दो में दिया है और हमको क्या करना है? हमको इसका मिलान करना है। मंजू धीरे धीरे चलती है। सबसे पहले आप इसमें विशेषण को समझिए। विशेषण क्या है? धीरे धीरे। तो ये विशेषण कौन सा विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? वैसे तो ये क्रिया विशेषण है, लेकिन आपके सामने क्रिया विशेषण जो है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये किस तरह का विशेषण हो जाएगा? ये रीतिवाचक विशेषण हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रौनक थोड़ा ही चल सका। अब इसमें जो विशेषण है थोड़ा ही, ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये कैसा विशेषण है? ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये जो है माप तौल बता रहा है कि वो थोड़ा ही चल सका। मधु ऊपर रहती है, ये किस प्रकार का विशेषण है? ये स्थान के बारे में इंगित कर रहा है कि मधु ऊपर रहती है। तुम कब आए, कब का मतलब क्या हो जाएगा? काल से हो जाएगा, यानी जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित है। अब इसको थोड़ा सा व्याख्या के साथ समझते हैं। मधु धीरे धीरे चलती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक होता क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण से कार्य करने के ढंग या रीति का पता चलता है। जैसे धीरे धीरे, तेज, मंद, ये सभी जो है रीतिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। रौनक थोड़ा ही चल सका, यहाँ पर थोड़ा ही शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि अनुदाहरण क्या है? थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ये सभी जो है परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। मधु ऊपर रहती है, यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। किसी स्थान की विशेषता प्रकट कराने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। तुम कब आए, यहाँ पर कब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय के बारे में सूचना देता है। जैसे कब, आज, कल, परसों, ये सभी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? इस चाय को उठाइए। तो यहाँ पर विशेषण शब्द पहले समझ लीजिए क्या है? इस चाय को उठाइए। तो इस शब्द क्या बता रहा है? चाय की ओर इंगित कर रहा है कि ये जो है इसी चाय को आपको उठाना है। तो ये किस प्रकार का विशेषण हो गया? संकेतवाचक विशेषण हो गया, जिसको हम जो है सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो यह, वह, इस, उस, ये सभी जब जो है विशेषण की तरह सर्वनाम प्रयोग होते हैं तो उनको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना काफ़ी फेमस है, किस राज्य की है ये हमको बताना है। तो रंगा नदी जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किस नदी पर है? तो रंगा नदी जल विद्युत परियोजना जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की एक परियोजना है और इसका संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अन्य परियोजनाएं कौन सी हैं? कामेंग जल विद्युत परियोजना, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। दमवे जल विद्युत परियोजना, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। घालेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम में स्थित है। दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड की है। कोयली जल विद्युत परियोजना असम की है और रंजीत जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सिक्किम की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी जो है नॉर्थ ईस्ट की जो है परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न। हल्दिया जो कि भारत का एक प्रमुख तेल शोधक क्षेत्र है, उसकी स्थिति किस राज्य में? यानी प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हल्दिया कहाँ पर स्थित है। बिहार में है, असम में है, गुजरात में है या पश्चिम बंगाल में है? निश्चित रूप से जो है ये बहुत ही आसान प्रश्न है। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल पे है, क्योंकि जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो भी जो है हल्दिया तक ही जाता है इलाहाबाद से। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल राज्य में है। ये भारत का प्रमुख तेल शोधक क्षेत्र है। कुछ अन्य प्रमुख तेल शोधक क्षेत्र कौन कौन से हैं? ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे कहाँ पर है? मुंबई में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में,
बरौनी कहाँ पर है, बिहार में। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में। ये सभी पूछे जा चुके हैं। तातीपाका आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है, डिगबोई और नूनामाटी दोनों ही असम में है, नुमालीगढ़ असम में है, जामनगर गुजरात में है और नागपट्टनम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इसके अलावा कोच्चि कहाँ पर है, केरल में है। भारत के परमाणु विद्युत केंद्रों के बारे में भी जान लेते हैं, वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है, राजस्थान में। कैगा कर्नाटक में, कई बार ये सभी सुमेलन में पूछे जा चुके हैं। काकरापार गुजरात में है, नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु में है और कुडनकुलम कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी के कारण जैव विविधता में कमी आती है। तो ये सेंटेंस कैसा है, पहले इसको समझिए। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान लगातार कम हो रहा है, यानी इसमें जो फैक्ट दिया है तापमान कम होता है वो ठीक है। और जब तापमान कम होता है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो कम होती जाती है। इसीलिए जो है विषुवत रेखा के दोनों तरफ जो है लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश तक जो है जैव विविधता सर्वाधिक होती है बीचों बीच में। तो इस तरह से पहला कथन जो हमारा है ये बिल्कुल ठीक है। अगला कथन पढ़ते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई तथा समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ तापमान में कमी के कारण जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो अगर पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ेगी और समुद्र की गहराई बढ़ेगी तो क्या तापमान में कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी। और उसके कारण जैव विविधता में वृद्धि होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा और ऊंचाई बढ़ेगी तो जैव विविधता में कमी आएगी। यानी दूसरा कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन सही होगा, यानी केवल एक यहाँ पर सही है। तापमान जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। यही कारण है कि तापमान में वृद्धि या कमी से जैव विविधता में परिवर्तन होता है। कथन एक बिल्कुल सही है, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी के कारण जैव विविधता में कमी आती है। और कथन दो सही नहीं है, क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई तथा समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ तापमान में कमी के कारण जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड में घास स्थलीय तंत्र का पिरामिड किस प्रकार का होता है? कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिए कि घास स्थलीय जो तंत्र होता है, जो घास का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वहाँ पर जो है इकोलॉजिकल पिरामिड किस प्रकार का होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, सदा सीधा होता है, या सीधा उल्टा कोई भी हो सकता है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो है सदैव सीधा होता है। इसका कारण क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम एक घास स्थल की कल्पना करते हैं तो आप जानते हैं घास में जो है कई सारे जो है जीव होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब होते हैं, फिर उसमें टिड्डियाँ होती हैं, कई सारी और जो है जीव जंतु होते हैं। और यानी जो है क्या हम देख सकते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है घास के कारण, उनकी संख्या जो है, प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे जो है हम घास के पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करते हैं, ऊपर जाते हुए जो है जीवों की संख्या में कमी आ जाती है। तो कैसा हो जाएगा पिरामिड? पिरामिड जो है सीधा हो जाएगा, और सीधा ही इसका जो है पिरामिड होता है। अब इसका सीधा सा स्पष्टीकरण ये है, क्योंकि पारिस्थितिकी पिरामिड में घास स्थलीय तंत्र का पिरामिड इसलिए सीधा होता है क्योंकि इसके अंतर्गत प्राथमिक उत्पादक अधिक होते हैं और धीरे धीरे उपभोक्ताओं की संख्या ऊपर बढ़ते हुए कम हो जाती है। कई तरह के और पिरामिड होते हैं जिसमें पूछा जाता है सीधा या उल्टा। तो जीव संख्या का पिरामिड यानी बायो नंबर के पिरामिड की जब हम बात करते हैं जीव संख्या की, तो इसमें जो है जीवों की संख्या को गिना जाता है। तो ये जो पिरामिड होता है वो सीधा व उल्टा दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जीव भार की पिरामिड की बात करते हैं, यहाँ पर बायोमास गिना जाता है। तो बायोमास का अर्थ होता है कि जो उत्पादक और उपभोक्ता वर्ग है पिरामिड में, या जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र में कह लें, उसमें जो है उनका जो समुचित
जो संपूर्ण भार होता है वो नीचे से ऊपर जो है बढ़ने पर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इसके आधार पर जीव भार का पिरामिड बनता है। तो ये भी जो है सीधा या उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आज तक पूछा गया है वो ये है कि तालाब के परितंत्र के जीवभार का पिरामिड। तो तालाब का जो परितंत्र का जीवभार का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि तालाब में जो आप देखते हैं जो उसकी सतह होती है जहाँ पर जो है उत्पादक वर्ग जो है पाया जाता है, यानी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एल्गी है, उसके बाद जो है उसके ऊपर आप देखेंगे छोटी मछलियाँ होंगी, छोटी मछलियों के बाद जो है बड़ी मछलियाँ होंगी। तो इस तरह से क्या होता है, तालाब में जो है जो जीव भार होता है वो लगातार जो है ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो अगर हम इस पिरामिड को निरूपित करेंगे तो ऊपर जो है जीव भार बहुत ज़्यादा होगा और नीचे जो है जो प्रोड्यूसर हैं यानी जो हरे पौधे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वो उनकी संख्या जो है बहुत ही कम होती है। तो ये जो है पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये अपवाद है, कई बार पूछा भी गया है। अगला, पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड, ये भी उल्टा होता है क्योंकि इसमें एक प्राथमिक उत्पादक है जबकि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती रहती है। अब एक हम पेड़ की कल्पना कर लेते हैं, ये एक पेड़ है। तो पेड़ जो है क्या है, एक उत्पादक है क्योंकि इस पे फल लगते हैं और ये जो है उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन करता है। लेकिन इस पे जो आश्रित जो है पक्षी हैं उनकी संख्या हजारों में होती है, यानी कि प्राथमिक उत्पादक जो होता है उसकी जो है संख्या कम होती है और उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। इसलिए पेड़ का जो भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये भी उल्टा होता है। इसके अलावा संचित ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा हमेशा जो है निचले स्तर पर यानी प्रोड्यूसर के स्तर पर, उत्पादक के स्तर पर सर्वाधिक होती है। और आपने लिंडमैन का 10% का नियम पढ़ा होगा, हर पोषण स्तर पर जो है 10% एनर्जी कम होती जाती है। तो इस कारण जो है संचित ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी डिजोरियो, मदर टेरेसा और केशव चंद्र सेन। तो यंग बंगाल आंदोलन काफ़ी फेमस है, इसकी शुरुआत की थी हेनरी डेरेजियो ने। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 1809 में जन्मे डेरेजियो 1826 में घड़ी विक्रेता के रूप में कलकत्ता आए थे। प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा तथा सरकारी सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाने के मुद्दे को लेकर यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी डेरेजियो ने की थी। राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष आदि डेरेजियो के प्रमुख शिष्य थे। हेनरी डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा इनके बारे में, ये इनकी उपमा है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 में कांग्रेस के अधिवेशन का क्रम दिया है तथा सूची 2 में उसके अध्यक्षों का नाम दिया है। तो इसका हमको सुमेलन करना है, किस तरह से इसका सुमेलन होगा ये हमको देखते हैं। पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग जानते हैं, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरा अधिवेशन जो हुआ था उसके कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन के बदरुद्दीन तैयब जी थे और चौथे अधिवेशन के जॉर्ज यूले थे। तो सही क्रम क्या हो गया? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1884 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। पहला अधिवेशन, इसमें सदस्य कितने थे? 72 थे, बम्बई में हुआ था। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, 343 सदस्यों ने भाग लिया था। तीसरा अधिवेशन, इसमें सदस्य संख्या 607 थी, ये मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी के अध्यक्षता में। चौथा अधिवेशन, इसमें 1284 सदस्य थे, ये इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कथन है ये, इसके बारे में आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ग्रैनविले ऑस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट, विंस्टन चर्चिल और आइवर जेनिंग्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड विस्काउंट ने जो है संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था।
संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। और संविधान सभा के इस बारे में कई लोगों ने प्रसिद्ध अपने वक्तव्य दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। काफ़ी बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है ये। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। ये जो है आइवर जेनिंग्स का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं, यानी भारत की जो राजभाषा है इसके बारे में प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने, भाग 10, भाग 17, भाग 15 और भाग 18। सही उत्तर क्या होगा, भाग 17 इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के भाग 17 में दिए गए हैं। अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। 343 से 351 तक, ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा संक्षेप में जल्दी से संविधान के भाग, उनके विषय और अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाग 1 किससे संबंधित है, संघ हुआ उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के सारे प्रावधान दिए हैं। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का या 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, अनुच्छेद 51A जो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 5 संघ से संबंधित है, 52 से 151। भाग 6 राज्य से संबंधित है, 152 से 237। भाग 7 को अब हटा दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242 तक जो है इसमें अनुच्छेद में दिया गया है। भाग 9 इसमें पंचायतों के बारे में वर्णन है, 243 से 243 अड़ा तक। भाग 9 का इसमें स्थानीय जो नगरीय प्रशासन है, नगर पालिकाएँ, उसके बारे में है, 243 ता से 243 या छा तक। भाग 10 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है, 244 से 244 का तक। फिर भाग 11 की बात करते हैं, संघ राज्य संबंधों के बारे में है, 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, 264 से 300 का तक। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14A इसको अलग से जोड़ा गया था, अधिकरण इसमें दिए हैं, 323A-B इसमें है। फिर भाग 15 कई बार पूछा गया है, निर्वाचन से संबंधित है, 324 से 329 का तक। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए हैं, 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा के संबंध में, जो हमने इस प्रश्न में देखा, 343 से 351 तक। भाग 18 कई बार पूछा गया, इसमें आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हैं, 352 से 360 में। भाग 19 प्रकीर्ण, 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, 368 अनुच्छेद। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण दिए हैं, 369 से 392 तक। और भाग 22 संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राकृतिक पार्ट 1 निरसन, 393 से 395 तक। तो ये जो है सारे भाग, उनके विषय और अनुच्छेद के बारे में था। अगला प्रश्न देखेंगे, जल में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होती है। निश्चित रूप से आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा इसको, और इसी आपके लिए आसान भी होगा। चारों ऑप्शंस में आपको सही ऑप्शन चुनना है कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है। 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अन्य कुछ माध्यमों में देखते हैं, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नायलॉन में 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रॉक सॉल्ट में 1.96 इंटू 10⁸, कांच 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और तारपीन का तेल में 2.09 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सभी जो है हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था या नहीं दिया था, जरा सोच के देखिए।
तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, यानी पहला हमारा कथन ठीक हो गया। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ये किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। तो इस तरह से केवल एक इसमें से सुमेलित है। प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है जिसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, ये न्यूटन के द्वारा दी गई थी। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है इसको हाइगेंस ने जो है प्रतिपादित किया था। तो युग्म 2 जो है सही नहीं था, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था? हाइगेंस होना चाहिए था। प्रकाश के कुछ अन्य वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिसमें से प्रकाश का विवर्तन, जिसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ये ग्रेमेल्डी के द्वारा दिया गया था। ग्रेमेल्डी के साथ जो है और 2-3 साइंटिस्टों का नाम आता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो है ग्रेमेल्डी ही इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। प्रकाश का जो व्यतिकरण सिद्धांत है यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्योरी, ये थॉमस यंग ने दी थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव या सिद्धांत, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, इसकी व्याख्या जो की थी वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। और प्रकाश की जो क्वांटम थ्योरी है वो मैक्स प्लैंक ने दी थी। ये सभी थ्योरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा कुछ जो प्रकाश की घटनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले डिफ्रैक्शन या विवर्तन की बात करते हैं। यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी अवरोध है तो हमें पर्दे पर अवरोध की स्पष्ट छाया दिखाई पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है। लेकिन यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो तो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाता है और वह अवरोध के किनारों से मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार अवरोध के किनारों का थोड़ा सा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की जो घटना है, इसी को प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जा सकता है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं ऑफ लाइट वेव्स, तो ध्रुवण प्रकाश संबंधी एक ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव और अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी उसमें पोलराइजेशन नहीं होगा, यानी प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग का कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सम्मित न होकर इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी ये घटना जो है ध्रुवण या पोलराइजेशन कहलाती है। अगला इफेक्ट क्या है? व्यतिकरण शब्द आता है, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, जिसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। जब समान आवृत्ति की दो, आवृत्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संपोषी होता है जिसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, एक विनाशी होता है जिसको हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। व्यतिकरण के उदाहरण प्रायः पूछे जाते हैं। जल की सतह पर फैली हुई किरोसिन तेल की परत सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है, ये एक व्यतिकरण का उदाहरण हो गया प्रमुख। और साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये भी व्यतिकरण के ही कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन अगली घटना है जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में, कुछ दिशाओं में कम और कुछ में अधिक प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रैले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर तरंगदैर्ध्य जो है कम होगी तो प्रकीर्णन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। यही संबंध आपको याद रखना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगी, अगर तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी तो प्रकीर्णन कम होगा। अब इसका उदाहरण भी आपसे पूछा जा सकता है। यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये जो है पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण देखते हैं।
सूर्य जब उगता है डूबता है, दोनों ही समय जो है प्रकीर्णन के कारण वो लाल रंग का दिखता है। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। जब सूर्य दिन के समय सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रकीर्णन कम होता है। वह सूर्य सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बाल कल्याण योजनाओं को निहित करिए। इसमें से 3 ऑप्शन जो आपके सामने हैं, सर्व शिक्षा अभियान, स्वयं सिद्ध योजना और शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट। इसमें से बाल कल्याण की कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा से संबंधित है, जो बाल कल्याण से ही है। शिक्षा का अधिकार ये भी बाल कल्याण के लिए ही है। स्वयं सिद्धा योजना जो है इसमें बाल कल्याण से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। स्वयं सिद्धा योजना क्या है? ये भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और 2000-2001 में प्रारंभ महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन है। योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। 2001 से अब तक 70,000 से अधिक महिला समूहों के बैंक खाते खोले गए इस योजना में। ये योजना 31 मार्च 2008 को समाप्त कर दी गई है, लेकिन इसको समाप्त करना नहीं कहेंगे, इसको नई योजनाओं में विलय कर दिया है। ये योजना 31 मार्च को अब बंद हो चुकी है और जो बाकी 2 योजनाएं थी वो बच्चों के विकास से संबंधित हैं। यहाँ पर हमने जिक्र किया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको हम आरटीई एक्ट कहते हैं। तो राइट टू एजुकेशन, भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21(1) में वर्णित मूल अधिकार के रूप में लिखित है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था और इसके तहत अनुच्छेद 221(a) के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको हम आरटीई एक्ट कहते हैं, बनाया गया था और 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून पारित हुआ। 2010 में इसको लागू किया गया था। इसका जो अधिनियम का उद्देश्य वो क्या है? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में पारित हुआ था। किससे जुड़ा हुआ है? ये लॉर्ड कर्जन से जुड़ा हुआ है। 1905 में कर्जन की सरकार ने भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम की औपचारिक घोषणा की थी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संबंध में GUI का पूरा रूप क्या है? 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ के आराम से इसको देख लीजिए। ग्रुप यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ग्राफिक यूजर इंटरफेस इस तरह से इंग्लिश में लिखा जाएगा। यह आइकॉन तथा मीनू के माध्यम से कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ताओं के बीच कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश देता है। कुछ और महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप देखते हैं। ALU, इसको क्या कहते हैं हम? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अगला शॉर्ट फॉर्म क्या है? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लैन काफ़ी फेमस है, लोकल एरिया नेटवर्क। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VGA, वीडियो ग्राफिक एरे। CGA, कलर ग्राफिक एरे। MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसके अलावा MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। IBM काफ़ी बार पूछा गया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर, स्मृति यानी मेमोरी, एक कंप्यूटर की मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में यानी KB और MB के रूप में व्यक्त की जाती है। लेकिन एक बाइट किससे बना होता है? तो एक बाइट क्या होता है? 8 बिट होता है, ये आप जानते हैं। 8 द्विधारी अंकों का
जो है एक बाइट बनता है, यानी द्विडायग्राम यानी बाइनोमियल 0 1 के फॉर्मेट में होता है ये। अगला प्रश्न देखेंगे। 24 अगस्त 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री को किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसा पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया था? बहरीन था, यूएई था, मालदीव था या अफगानिस्तान था? तो किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसा पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन की सरकार ने दिया था, और ये जो है बहरीन का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। बहरीन की राजधानी मनामा है और दिनार जो है यहाँ की मुद्रा है। मोदी जी को कई देशों ने सम्मानित किया है, तो देख लेते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इसमें। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन, ये कहाँ का है? मालदीव का सर्वोच्च पुरस्कार है। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा क्या है? रुपया है। जायद मेडल, ये किसने दिया था? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था, जिसकी राजधानी आबू धाबी है और मुद्रा क्या है यहाँ की? दीराम है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट पैलेस्टीन, तो पैलेस्टीन नाम से ही आप समझ जाएंगे कि फिलिस्तीन का पुरस्कार था। राजधानी इसकी जेरूसलम है और मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गनाजिमिर अमानुल्लाह खान, ये कहाँ का पुरस्कार था? ये अफगानिस्तान का था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा जो है यहाँ की अफगानी है। ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लाजिज अल सऊद, ये सऊदी अरब का जो है पुरस्कार था सर्वोच्च। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है। अवार्ड ऑफ सेंट एंड्रयू, ये रूस का जो है सर्वोच्च सम्मान था जो प्रधानमंत्री को दिया गया था। राजधानी मास्को है रूस की और मुद्रा वहाँ की रूबल है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसंधानकर्ताओं ने किस राज्य में लिथियम धातु के एक बड़े भंडार की खोज की है? तो लिथियम के बड़े भंडार की खोज कहाँ पर हुई है? कर्नाटका में हुई है। इसका प्लेस भी इम्पॉर्टेंट है। तो कर्नाटका के मडिया नामक स्थान पर लगभग 14,000 टन लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जोड़े में कुछ दिवस दिए हैं और उनका सुमेलन सामने दिया है, कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं ये हमको देखना है। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर, क्या सही है? नहीं सही है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, नहीं सही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, गलत है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, गलत है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 14 अक्टूबर, गलत है। तो सारे ही गलत हैं। सही क्या था? तो जितने भी जोड़े दिए हैं ये उल्टे दिए हैं। अगर यहाँ पर देखें विश्व हिंदी दिवस, तो ये 10 जनवरी होना चाहिए था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर होना चाहिए था। तो फिलहाल तो डी ऑप्शन सही हो गया। इसका सही उत्तर जान लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 14 जनवरी। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह से एक ही दिवस को दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2018 को किस रूप में घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल को जो एक विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है। तो 2018 का जो वर्ष था वो किस वर्ष के रूप में घोषित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ और वर्ष के बारे में जानते हैं। 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएन ने घोषित किया था। 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, इनमें से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो मित्रों, आज के इस सेगमेंट में हमने 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल किया और आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55+ मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है जो कि ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है आपको ई बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये पीडीएफ जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे। लगभग 157 पेज की ये जो है पीडीएफ है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक, जो पूरे 6 टॉपिक होते हैं,
तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं सबसे संकलित करके जो है इस ई बुक को तैयार किया गया है। और ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, इजीली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक ये इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546, इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या RO हिंदी PDF लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये PDF जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है, और इसका जो सैंपल PDF है जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम है, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी PDF डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ये ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको PDF के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है PDF से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546, आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में PDF में पूरा नोट्स दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन RO लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर, 9506742546 पर। उधर से पूरी प्रक्रिया और PDF फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं।